Good morning, students. Today I am going to teach you a very important chapter in your English grammar and composition. This is your 21st chapter of Essentials of English Grammar and Composition for class 6th. In this chapter, you will know how to use verbs at its proper place. Subject verb agreement is also known as syntax. I shall discuss about this chapter both in Hindi and in English. I hope you will be much more beneficial to get knowledge from this chapter 21st subject verb agreement. First of all, I am going to define about subject verb agreement. That is why syntax. Syntax is a part of English grammar in which you study how to put words together in order to form phrase, clause or sentence together. Once again, I am going to repeat the definition of subject-verb agreement or syntax. Syntax is a part of English grammar in which we study how to put words together in order to form a phrase, clause or a sentence together. It is a very important chapter, and whenever you study this chapter, the concept of uses, the proper use of verbs in the sentence are got cleared. At this point of view, I am just going to discuss a lot about this chapter. A verb must agree with its subject in number. वर्ब का यूज जब भी होता है तो सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के हिसाब से होता है. वर्ब का जब भी यूज किया जाता है तो सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के हिसाब से किया जाता है. Let us take an example. Scientists discover new facts. अब इस वाक्य में देखिए, साइंटिस्ट जो है, साइंटिस्ट यानी साइंटिस्ट जो है यहाँ पर एक प्लूरल नाउन है और जो वर्ब का यूज किया गया है डिस्कवर, यह भी प्लूरल फॉर्म में है. तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब का यूज भी प्लूरल में किया जाता है और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर में ही यूज होता है. तो इस वाक्य में जो है कि वैज्ञानिकों ने नए तथ्यों को खोजते हैं, वैज्ञानिक नए तथ्यों का पता लगाते हैं. तो यहाँ पर जो वैज्ञानिकों हैं, एक ये प्लूरल नाउन है, इसलिए इस वाक्य में वर्ब का जो प्रयोग है वह प्लूरल किया गया है. अब एक हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. अ साइंटिस्ट डिस्कवर्स न्यू फैक्ट. अब इस वाक्य में देखिए, एक वैज्ञानिक जो है नए तथ्यों को ढूंढता है, नए तथ्यों का पता लगाता है. तो यहाँ पर ए साइंटिस्ट जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए वर्ब जो होता है वो यहाँ पर सिंगुलर के रूप में ही यूज किया गया है. तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो गया कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल आता है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है. लेकिन इसके अपवाद भी हैं,
मैं एक एक्सेप्शन बताता हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल एन एक्सेप्शन रिगार्डिंग दिस रूल। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, आई गो टू स्कूल। आप यहाँ देखेंगे आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, लेकिन वर्ब जो गो है यहाँ पर वर्ब का जो फॉर्म है, जो वर्ब का जो नंबर है वो प्लूरल है। वर्ब प्लूरल नंबर में है। आई को, मैं जाता हूँ। आई गो से सिर्फ एक ही व्यक्ति का बोध होता है। तो आई गो जो है, आई सिंगुलर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका नंबर भी सिंगुलर है, लेकिन पर्सन फर्स्ट है। लेकिन इसके साथ वर्ब का जो यूज किया गया है वो प्लूरल वर्ब में यूज किया गया है। इसको होना चाहिए आई गोज टू स्कूल, मगर आई गोज टू स्कूल न कोई कहता है और न कोई लिखता है। आई गो टू स्कूल ही लोग बोलते हैं और लोग लिखते भी हैं। तो यह जो रूल है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। अब मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक फर्दर। अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन पर्सन। लिसन टू इट वंस अगेन। अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स पर्सन। A verb must agree with its subject in person। एक जो वर्ब होता है वो अपने वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है, उस वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है उससे वो प्रभावित होता है। यानी सब्जेक्ट का असर जो है वर्ब पर सीधे पड़ता है। अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करते हैं। आई एम हैप्पी। अब यहाँ देखिए आई के हिसाब से एम का प्रयोग किया गया, यानी कहीं ना कहीं वर्ब जो है वो अपने सब्जेक्ट से प्रभावित रहा। दूसरा वाक्य लेते हैं, ही इज हैप्पी। यहाँ पर जो इज का प्रयोग किया गया है वो ही के अनुसार हुआ है, यानी इज जो है वो ही से कहीं ना कहीं प्रेरित है, ही से कहीं ना कहीं प्रभावित है, और ही जो है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। तो इस आधार पर यह भी यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि वर्ब जो होता है वो वाक्य में कहीं ना कहीं सब्जेक्ट से प्रभावित होता है, कहीं ना कहीं वर्ब पर सब्जेक्ट का असर होता है। अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। वर्ब फार रिमूव्ड फ्रॉम द सब्जेक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ, यूजुअली द वर्ब इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू इट्स सब्जेक्ट, सो वी कैन ईजिली एंश्योर दैट द टू एग्री विद ईच अदर, बट वी हैव टू बी केयरफुल इन द यूज ऑफ द वर्ब ऑफ इट इज फार रिमूव्ड फ्रॉम इट्स सब्जेक्ट। अब इसका कहने का मतलब हुआ कि वर्ब का जो यूज होता है वह अपने वर्ब जो प्रभावित होता है वह अपने नज़दीक आने वाला नाउन से नहीं होता है, वह अपने से जो दूर नाउन होता है उससे वर्ब प्रभावित होता है। अब इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं एक सेंटेंस आपके सामने रखता हूँ। द कंडीशन ऑफ दिस बुक्स, द कंडीशन ऑफ दिस बुक इज़ नॉट गुड। इस वाक्य में जो वर्ब है वो इज का प्रयोग किया गया है। इज जो है वो सिंगुलर वर्ब है। अब इज कैसे आया? अगर इज के नज़दीक हम देखें तो दीज बुक्स है, बुक्स है जो कि प्लूरल नाउन है, और दीज बुक्स के अगर पहले देखें तो द कंडीशन है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्ब जो होता है वाक्य में अगर एक से अधिक नाउन हो तो जो नाउन दूर होता है, जो फार होता है,
तो जो सब्जेक्ट वाक्य का जो वर्ब होता है, वाक्य का वर्ब वो अपने दूरस्थ जो नाउन होता है उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। जैसे द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, तो इस वाक्य में देखेंगे द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, तो यहाँ पर स्कूल जो है वो दूसरा नाउन है और स्टूडेंट्स जो है वो पहला नाउन है। तो द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर जो वर्ब प्लूरल आर का प्रयोग किया गया है वो स्टूडेंट्स के अनुसार किया गया है, स्कूल के अनुसार नहीं किया गया है। तो हम आपको एक बार फिर से इन्हें नटशेल में बता देते हैं, संक्षिप्त में बता देते हैं कि वर्ब जब वाक्य में एक से अधिक जब नाउन होते हैं तो वर्ब जो होता है वो अपने से जो दूर रह रहे हैं या दूर जो प्रयोग किया गया जो नाउन है, जो फार नाउन है, उससे प्रभावित होता है और उसके पर्सन और नंबर के हिसाब से वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला पार्ट है और बाकी आगे की जो बात होगी हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। उम्मीद है कि आपने इतनी बात समझ गई, आप इतनी बात समझ चुके होंगे। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।